प्रकार से बहुमत के निर्णय को नहीं माना, मेजोरिटी के डिसीजन को हमने मार्क नहीं किया। हमने क्या किया, अगर एक आदमी भी अगर किसी निर्णय से असहमत होता था तो संविधान सभा उसकी असहमति की कारण पूछती थी कि भाई आपके असहमत होने के कारण क्या है, वाई यू डिसएग्री विद दिस पॉइंट, आप इस बात से क्यों सहमत नहीं है। वो व्यक्ति अपना बात रखता था, संविधान सभा उसके बातों को सुनती थी, और संविधान सभा को यदि लगता था कि नहीं ये एक आदमी भी एक अच्छा बात कह रहा है तो उसके बात को शामिल किया जाता था संविधान में। या फिर अगर ऐसा हुआ कि संविधान सभा का वो एक आदमी जो अपना बात रख रहा है अगर उसकी बात बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रखने योग्य, तो सामने वाला आदमी तर्क से उसके बात को गलत प्रूव करता था। अब कहता था कि इस बात को नहीं रख सकते हैं, फिर वो आदमी स्वतः मानता था कि हाँ सही बात है, इसको नहीं रखना चाहिए। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट और डिस्कोर्स से तैयार हुआ है, डिबेट हुआ है हर बात पे। इसी वजह से अच्छा खासा टाइम लगा हमारे संविधान को बनने में। यह नहीं हुआ कि बस लिखा गया और रखा गया, नहीं, सारे लोगों से सहमति ली गई और सभी लोगों के सहमति के बाद हमारे संविधान को बनाया गया। और इसी कारण से कहीं ना कहीं हमारा संविधान जो है वो थोड़ा किसी किसी पॉइंट पे कंट्राडिक्टरी भी लगता है, मतलब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को कंट्राडिक्ट करता है। जैसे कि अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, समानता का अधिकार, सॉरी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 में फंडामेंटल राइट है। लेकिन वहीं डीपीएससी में एक आर्टिकल है 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। वर्तमान में सरकार उस पर कानून बनाने की बात कर रही है। तो समान नागरिक संहिता कहता है कि सभी लोगों के लिए एक सा सिविल एक्ट हो जाएगा। एक सा मतलब दीवानी कानून होगा जिसमें कि विवाह, संपत्ति, तलाक, गोद लेने का ये सब नियम सब लोगों के लिए एक जैसा हो जाएगा। तो हर लोग अपने धर्म के हिसाब से अपना रीति रिवाज मनाते हैं ना जी। तो अगर 44 लागू हो जाएगा तो सब तो एक हो जाएगा। तो फिर आर्टिकल 25 जो कहता है कि आप अपने धर्म के हिसाब से आचरण करिए, व्यवहार करिए, उसका क्या होगा। तो एक प्रकार से कुछ कुछ पॉइंट्स कंट्राडिक्टरी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, कहीं कहीं पर थोड़ी दिक्कतें आती हैं। हालांकि उसके लॉजिकल तर्क जरूर हैं कि यहां पे ये नहीं होगा, यहां पे ये नहीं होगा, लेकिन सतही तौर पे अगर हम देखेंगे तो एक प्रकार का डिबेट और डिस्कोर्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा संविधान इसी डिबेट और डिस्कोर्स का नतीजा है। ठीक है, तो संविधान बहुमत के सिद्धांत के आधार पर नहीं बना, बल्कि सहमति और समायोजन के सिद्धांत पर बना। क्लियर है। तो प्रारूप समिति के सदस्य चूंकि संविधान का ड्राफ्ट पूरा तैयार कर रहे थे, इसी वजह से अंबेडकर साहब को, मैंने कल भी आपको बताया था और इस पर बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न भी बने हैं कि भारतीय संविधान का पिता किसको कहते हैं, भारतीय संविधान का जनक किसको कहते हैं, भारतीय संविधान का जनक के अलावे शिल्पकार किसे कहते हैं ना। सारे चीज तमाम जो वर्ड्स हैं वो यूज किए जाते हैं किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो इसलिए अंबेडकर साहब को ये सब विभूषण इसलिए दिया जाता है, ये सब उपाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि अंबेडकर साहब ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, बात आई समझ में। तो भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का शिल्पकार, भारतीय संविधान का मनु, ये सब किसको कहा जाता है, अंबेडकर को। संविधान से संबंधित कोई भी विभूषण से अगर आपको सवाल पूछा जाएगा तो इसका सीधा उत्तर होगा अंबेडकर साहब, बिकॉज वो प्रेसिडेंट थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ओके, क्लियर है। तो संविधान सभा अपना पूरा काम कर रही थी, ये कमिटीज भी काम कर रही थी। आगे मेजर कमिटीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी इसलिए इसकी चर्चा यहां पर अनिवार्य था। पूरा जो हमारा संविधान है, यह संविधान बन के तैयार हुआ 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। संविधान बनने में कितना टाइम लगा जी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 years 11 month 18 days, है ना। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था। ये पूछा जाता है कि कितना दिन लगा था संविधान बनने में, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, है ना। भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हुआ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इस दिन संविधान बनके तैयार हो गया, लेकिन इस दिन संविधान लागू नहीं हुआ। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था, एडॉप्ट किया गया था, है ना। एडॉप्टेशन डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था, लागू नहीं किया गया था। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, इंफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को। ओके, अब है कि इंफोर्समेंट और एडप्टेशन में क्या अंतर है। इंफोर्स नहीं किया, एडप्ट किया। एडप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इंफोर्स नहीं किया, लागू नहीं किया। मतलब कि 26 नवंबर 1949 को जितने लोग इसको बना रहे थे, उन्होंने ये माना कि संविधान जो है वो हमने, भारत के लोगों ने बनाया है और हम इसे स्वीकार करते हैं, यानी हम अपनाते हैं, है ना। संविधान में वो डेट भी लिखा हुआ है अपनाने का, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो हमने अपनाया, यानी कि जिन लोगों ने बनाया उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पूरे देश पर यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब मामला यह है कि जब संविधान बन के तैयार हो ही गया था, तो लागू हो जाने में क्या दिक्कत थी भाई, है ना। जब इस दिन बन के तैयार हो गया था और खाना रेडी है, तो खाने में क्या दिक्कत है भाई। अब खाने में दिक्कत उसी का होगा जिसका उपवास चल रहा होगा, ठीक है नहीं। अब जो फास्टिंग चल रहा है वो तो नहीं खाएगा ना। तो यहां पे तो सब रेडी था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार था, लेकिन लागू नहीं हुआ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या कारण रहा भाई। 1930 में, 1929 में, कब। और कोई 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार था, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, पहले क्यों नहीं लागू हुआ। के पीछे क्या रीजन है। देखिए, हर लोग के जीवन में एक इंपॉर्टेंट डेट होता है, एक आध दो, आप लोगों का भी होगा, और आप चाहते हैं कि उस डेट को मेमोरेबल बनाए, चाहते हैं ना। आजकल तो बहुत सारे डेट्स हो जा रहे हैं मेमोरेबल। जब पहली बार आप मिले थे तो वो भी एक डेट हो जाता है, पता है ना जी, उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं ना। इसी वजह से तो पटना में रहना मुश्किल हो रहा है। माता पिता तो पैसवा देते हैं खाली कोचिंगवा वाला और रूम रेंट, आपको एक्स्ट्रा खर्चा भी है। एक्स्ट्रा खर्चा आप बता नहीं सकते माता पिता को कि भाई एक्स्ट्रा खर्चा भी लग रहा है, तो बजट गड़बड़ा जाता है ना। हमेशा बजट गड़बड़ चलता है ना जी। बजट गड़बड़ चलने के रीजन क्या है, बजट गड़बड़ चलने का रीजन क्या है। क्योंकि आपका जो सब प्लान सब है, जो योजनाएं आपकी बहुत चल रही हैं, तो हर योजना पर निवेश करिएगा ना, इन्वेस्टमेंट तो करिएगा। कैपिटल आपके पास लिमिटेड है, तो बजट घाटा तो होगा, बजट डेफिसिट तो लगेगा ना। होता है कि नहीं होता है जी, ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं किए तो कोई बुरा बात नहीं है, एक बात समझ लीजिएगा। नहीं करते नहीं किए तो ये मतलब समझने वाला बात है कि क्या दिक्कत है भाई, खाली जन्म जनगणना में शामिल होने के लिए हुआ है कि अन्य भी काम तो लाइफ में करने हैं ना, कि केवल सेंसस में आना है अपने को, है ना। आप सबका परिवार होगा ना जी, सब लोग का परिवार है ना।
है? है? क्या दिल पे लग गया? दिल कमजोर चीज होता है, सबसे को दिल पे नहीं लगाना है, दिमाग पे लगाना है ना? दिल का जो काम है उसको वही करने दीजिए भाई। इसीलिए आजकल देख रहे हार्ट अटैक के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, युवाओं का हो जा रहा है, पहले बूढ़ों का होता था, अब युवाओं का हार्ट अटैक है ना। कुछ नहीं, सब ठीक है, हार्ट अटैक कर गया, क्यों? पूरा का पूरा बोझ दिल्ली पे ले लिया बेचारा। जबकि सिस्टम बना हुआ है ना, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, बायोलॉजिकल सिस्टम है हम अपने पास, भगवान ने ब्रेन बनाया हुआ है, प्रेशर इसको देना है, ये हैंडल कर लेगा। लेकिन आप प्रेशर दे देते हैं हार्ट को, हार्ट का काम है पंप करना, हार्ट का काम है ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखना, बीच में ब्लॉकेज दे देते हैं आप, अब ब्लॉकेज दे दिया बस हार्ट फेल कर गया। इसलिए हार्ट पर ज्यादा जोर नहीं, है ना? ये कितना मतलब अजीब बात है। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत दिल से सोचते हैं, है ना? कुछ लोग कहते हैं ना हम बहुत दिल से सोचते हैं, हम तो बहुत दिल वाले आदमी हैं। ऐसा बात अगर कोई कह रहा है तो उसको पहले कहिए कि भाई बेवकूफ ना तो तुम खुद बनो ना हमको बनाओ। सोचने के लिए ईश्वर ने दिमाग दिया हुआ है अपने को भी तुमको भी, है? ऐसा हुआ है कोई कहा जी? देखिए ये सब भावनाएं निकल के आ रही हैं बाहर, है ना? लेकिन कोई कह रहा है कि दिल पत्थर होता है ना, कोई कह रहा है कि टूटता है कि नहीं? ये कोई सारा ये इसमें से कोई मामला दिल का मामला नहीं होता है जी, सारा मामला दिमागी का होता है। फील होता है? बहुत हुआ है? नहीं हुआ है? चलिए वो एक तो बात है ना, वही बात है, कोई कहता है कोई छुपाता है ना जी? कोई एक्सप्रेस करता है कोई एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन सबके साथ कुछ ना कुछ घटना कहानियां तो होती ही है ना? और मैं वही कह रहा हूं कि अगर कहानियां नहीं है तो तनाव का बात है, कहानियां है तो तनाव का बात नहीं है, क्योंकि मानव जीवन में आए हैं तो घटनाएं तो घटेंगी ही। अगर ये सारी घटनाएं घट रही है मतलब कि यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। ये सब नहीं हो रहा है तो दिक्कत है जी, ये समझ लीजिएगा, बहुत प्रैक्टिकल में बोल रहा हूं ना, कि अगर नहीं हो रहा है तो दिक्कत है, हो रहा है मतलब कि जीवन के अपार्ट है। और मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 बार तो ब्रेक हो ही जाना चाहिए, कम से कम 2-3 बार अगर आपका ब्रेक हो गया कहीं कहीं, है ना, उसके बाद आप बहुत प्रैक्टिकल आदमी बन जाते हैं। उसके बाद आपको लाइफ में ज्यादा दिक्कत, फिर आपको ना कि अभी दर्द सहने का आदत हो जाता है। अगर आपका 2-3 बार ब्रेक लग गया कहीं, मतलब ब्रेकर हार्ड ब्रेकर मिला और मामला खत्म हो गया, फिर क्या होता है, फिर अगर उसके बाद अगर कोई आप मध्य रात्रि और कोई आपको कॉल करता है और कहता है कि हमको नींद नहीं आ रहा है, हमको बात करना है, आप फोन स्विच ऑफ करके रख दीजिएगा जी साइड में, और आप मजे से सोइएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको पिछले 2-3 बार हो चुका है आपके साथ, और बहुत स्मूथली लोग आपको छोड़ के चले गए या आप वहां से निकल गए, तो अभी जो हो रहा है वो नया थोड़ी ना हो रहा है। मतलब 1-2 बार अगर आप पेन बर्दाश्त करना सीख गए तो आप बहुत प्रैक्टिकल आदमी हो जाएंगे। हालांकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना भी ठीक नहीं है, हाँ, लेकिन इतना प्रैक्टिकल जरूर होना चाहिए जिससे कि अपना कैरियर, अपना लाइफ संकट में ना पड़े, इतना जरूर ध्यान रहे ना। मैं कह रहा हूं कि अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इन सभी वजहों से अगर आपके कैरियर पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो यह गलत बात है। अगर आप बैलेंस करना जानते हैं, अगर आप संतुलन बनाना जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि पढ़ने के टाइम पे आपको पढ़ना है, उस समय कोई लाख कॉल कर दे आपको नहीं उठाना है, आपके एग्जाम्स हैं तो आपको बाहर घूमने नहीं जाना है, अगर ये सब आप दायरा जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एकदम एकदम बह रहे हैं ना, डूबे जा रहे हैं एकदम, तो है ना, हाँ, और आपको पता ही नहीं कि कब पढ़ना नहीं पढ़ना है, और ना जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आपको पटना में माता पिता ने भेजा है, अपना ऑब्जेक्टिव भुला करके आप एकदम डूबे हुए हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ऐसे में आपका लाइफ थ्रेट हो जाएगा, आपका कैरियर थ्रेट हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगा। अपने कैरियर, अपने लाइफ को ठीक रखते हुए अगर आप अपने जीवन के किसी चीजों को कर रहे हैं तो उसमें कहीं को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज से आपका कैरियर इंपैक्ट हो रहा है तो फिर वहां पर दिक्कत है, उसको ठीक करने का आवश्यकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हर लोग का अपना एक डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब मिले थे, कब बात आगे बढ़ी थी, है ना, कौन से दिन मिले थे। इस चक्कर में आप देखिएगा क्या होता है, लोग उस डे को सेलिब्रेट करते हैं ना, फर्स्ट मीट डेट, है ना,
पहले पहला डेट सेलिब्रेट करेगा। अब वो चाहेगा कि जो पहलका वाला जो डेटवा है इसी को मेमोरेबल बनाने के लिए दूसरा कोई अगर अगला नेक्स्ट स्टेप है तो इसी डेट को करे, क्योंकि क्या होगा, वो डेट हमारा मेमोरी में रह जाएगा, है ना। और उसी डेट को लेकर क्या करते हैं लोग, आगे बढ़ने का काम करते हैं, दिन को आगे लेके बढ़ने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से 26 जनवरी का दिन भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यानी हम उस समय गुलाम थे, गुलाम रहते हुए ही हमने इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर लिया था। तो 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आज 26 नवंबर तक संविधान बन के तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। नवंबर तो बीत ही गया था, दिसंबर बचा था, नेक्स्ट जनवरी ही आना था। तो 1930 में हमने पहली बार मनाया था स्वतंत्रता दिवस गुलाम रहते हुए। और हम कब स्वतंत्र होंगे ये हमारे हाथ में तो नहीं था, क्योंकि हमें अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा था। लेकिन हम कब गणतंत्र होंगे ये हमारे हाथ में था। तो हमने क्या किया, अपने गणतंत्र का डेट जो है सोचा कि हम अपने हिसाब से रखेंगे। तो 26 जनवरी को सब कुछ रेडी था नवंबर को, लेकिन हमने लागू किया 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इसका 30वां वर्षगांठ सामने आ रहा था। 30वां नहीं, 20वां वर्षगांठ, क्योंकि 1930 में बनाए थे और 1950 सामने आ रहा था, 26 1950। तो 26 जनवरी 1950 क्या हो जाएगा, 20वां वर्षगांठ हो जाएगा, है ना। 20वां हैप्पी बर्थडे आ रहा था इसका, है ना। तो इसीलिए हमने इसको यहां पर एग्जीक्यूट किया। हाँ जी, क्या देखिए, कल के क्लास में थे आप? हाँ, तो झंडा का अलग अलग प्रारूप अलग अलग समय पे तैयार हुआ, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान का हमारा झंडा है, जो वर्तमान का, कल ही मैंने आपको बताया था, जिसपे हमने अपना इंडिपेंडेंसी 15 अगस्त 1947 को बनाया था, ये हमने 22 जुलाई 1947 को बनाया था। यही मानना है। उससे पहले झंडा के स्वरूप, आकार, कलर भिन्न भिन्न रहे हैं, तो वो आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी आपकी स्टार्ट होती है 22 जुलाई 1947 से, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने झंडा का कलर, झंडा का माप, अशोक चक्र, इन तमाम चीजों को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट कर लिखा। तो वर्तमान जो प्रारूप है वही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उससे पहले के प्रारूप अलग अलग हैं और अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। लेकिन जो भारत का मान्य प्रारूप है वो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया, जो कि आपके नजरों के सामने है, जो झंडा अभी हमारे पास चल रहा है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाने जाने के बावजूद हमने 26 जनवरी 1950 को इसको इसलिए एग्जीक्यूट किया क्योंकि पहले से जो था हमारे पास ये संविधान लागू, मतलब ये डेट हमारे लिए मेमोरेबल था, इसलिए हमने इस डेट को चुन लिया संविधान लागू करने के तौर पे। क्लियर है? यहां तक मेरे को दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों लागू किया, क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, 2014 से वर्तमान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो मोदी साहब ने क्या किया, 2014 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर डिक्लेयर किया है। संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। 2014 से 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ओके, ओके। 2014 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है देश में। संविधान दिवस, है ना। ये मोदी जी ने घोषणा की कि 26 नवंबर को हम क्या मनाएंगे, संविधान दिवस मनाएंगे। इससे पहले नहीं मनाया जाता था, लेकिन 26 नवंबर से मनाया जा रहा है संविधान दिवस, ठीक है। आपसे पूछा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है, तो 2014 से मनाया जा रहा है। किसके आदेश पर, तो वर्तमान की जो गवर्नमेंट है, मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, इनके आदेश पर, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत?
दिक्कत जी? हाँ बोलिए ना, दो को पूछिए। का नाम लिखा देंगे, अभी जब समिति की बात करेंगे तो उनका नाम लिखा दिया जाएगा आपको। ठीक है, कि कौन कौन थे। उसके चेयरमैन थे मुख्य तौर पे अम्बेडकर साहब, इसके अलावा एक के एम मुंशी भी इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। तो अभी समितियों के बारे में बात किया नहीं, अभी अभी तो केवल संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण समितियों की बात करेंगे तो उसके मेंबर्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए। और एक चीज और समझिए, कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। कंसेप्ट समझिए, क्यों कैसे क्या, नाम ताम सिविल सर्विस के कोटे से बाहर का चीज है ना। एसएससी का कोटा है वो सब, समझ रहे हैं ना। अभी आपको किस पे फोकस करना है, कब क्यों और कैसे। ठीक है, इसकी तब आएगा ना, ये सब क्वेश्चन आप लोग कुछ भी नहीं करते हैं। रीजन क्या क्या? हम्म, क्या दिया हुआ है? तो स्व घोष, स्व मतलब होता है अपना, नहीं अपने आप। आपने अपने से घोषित कर दिया, क्योंकि आप गुलाम थे ना उस समय। आजादी तो आपको 15 अगस्त को मिली। तो स्व घोषित का मतलब क्या हुआ, अपने आप से घोषणा कर दिया कि हम आजाद हो गए। तो ये स्व घोषित था, अपने आप से किया। थोड़ा सा हिंदी को भी समझना है ना, हिंदी वर्ड क्या हुआ, तो शब्द में ही अर्थ है। स्व घोषित, अपने आप घोषणा कर दिया, है ना। अपने आप घोषित किया, क्योंकि उस समय गुलाम थे। आजादी तो हमें 15 अगस्त को मिली। ठीक है, चलिए। तो यहां पर जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बन के तैयार हुआ। और इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी, जो लास्ट मीटिंग हुआ था, वो लास्ट मीटिंग कब हुआ था? तो लास्ट मीटिंग हुआ था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी संविधान से संबंधित, वो थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, तो 3 महत्वपूर्ण काम इस दिन हुए थे। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगान नेशनल एंथम, और राष्ट्रपति। ये 3 चीजें निश्चित कर ली गई। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, यानी वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, जन गण मन, जन गण मन को नेशनल एंथम के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया। और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये तीनों काम कब हुए? 24 जनवरी 1950 को हुए। ठीक है, क्लियर है। तो नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों जो निर्णय हुआ, ये तीनों निर्णय कब हुआ? 26 जनवरी 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को इंफोर्स किया गया था। और जैसा कि पहले ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी को इंडिया का डोमिनियन का स्टेटस खत्म हो गया। इंडिया डोमिनियन कब से कब तक रहा था जी? हाँ हाँ, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक इंडिया क्या था? तो डोमिनियन स्टेट था, है ना। डोमिनियन का क्या मतलब है, नहीं है, वो सब हम लोग बात कर चुके थे। तो और 26 जनवरी 1950 से इंडिया किस कैटेगरी में चला गया जी? संप्रभु गणतांत्रिक राज्य, सोवर्निटी रिपब्लिक स्टेट। ओके, तो संप्रभु गणतांत्रिक राज्य भारत बना 26 जनवरी 1950 से। तो 24 जनवरी को हमने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत, जनगण मन को राष्ट्रगान और राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार कर लिया। ओके,
क्लियर है? तो इस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है, याद रखना है। ओके, देखिए, जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया या 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसमें एक चीज आपको ध्यान रखेंगे कि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 को भी संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर 1949 को भी कुछ आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, जैसे कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान, सिटीजनशिप रिलेटेड प्रोविजंस जो थे, जैसे कि संविधान के भाग 2 को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे नागरिकता, है ना, आर्टिकल 5 to 11। तो इन अनुच्छेदों को इसी दिन लागू कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन से संबंधित आर्टिकल को इसी दिन लागू कर दिया गया था। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक की आर्टिकल्स इसी दिन लागू कर दिए गए थे। मतलब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो थे वो संविधान के 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। ठीक है, लेकिन पूरा संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। ओके, क्लियर है? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, अब क्या है, तो आगे आप देखेंगे यहां पर कि यह सारा पूरा संविधान बनके जो रेडी हो गया, इसमें लगभग 64 लाख रुपीस जो है वो लगा था जी। भारत का संविधान बनने में लगभग 64 लाख रुपया का खर्चा आया था। 64 लाख रुपया। लोग बैठते थे, खाना पीना खाते थे, चर्चा बहस चलता था, वो सब पर कितना लगा था? तो लगभग 64 लाख रुपए के खर्चा आया था। ठीक है, और ये जो भारत का संविधान बना, ये लगभग 60 देशों के संविधानों को अध्ययन करने के पश्चात बना था। लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्टडी किया, और उसको स्टडी करने के बाद जो उसके पॉजिटिव चीजें थी उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। और आपको पता है कि हमारी संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। टोटल जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। ठीक है, और हमारा संविधान जब बन के तैयार हुआ तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब भारत के संविधान से बड़ा संविधान विश्व का कोई संविधान नहीं है। लिखित संविधानों की माने तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें जब संविधान बना था तो आर्टिकल 395 थे। लिख लीजिएगा, मूल अनुच्छेद कितने थे? मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। आर्टिकल 395 भाग 22 और शेड्यूल 8 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जब बना था तो उस समय अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, भाग 22 था और अनुसूची 8 था। ठीक है, क्लियर है? और एक प्रस्तावना भी थी, प्रियम्बल। क्या? क्या? ठीक से बोलो, खुल के बोलो। जो विचार अंदर में है उसको अभिव्यक्त कीजिए बढ़िया से। ये भी एक हमारे समाज का, खासकर युवाओं का ये एक समस्या है जी। प्रपोजे ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ठीक से प्रपोज नहीं करेंगे तो एक्सेप्ट कैसे होगा जी? यह दिक्कत है, यह दिक्कत है। हाँ? बोल रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि यह दिक्कत है। एक्सेप्ट करोगे ना सुधार करोगे जी। हाँ? पहला बात, 15 अगस्त 1947 को तो संविधान बन में नहीं किया था।
15 अगस्त 1950। डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो कंट्रोल तुमको ना रखना है जी। आए, हम सब डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर अपना बिंदु पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ड्राइवर बढ़िया होना चाहिए। पगला बुर्बक ड्राइवर सब यात्री पर दोष दे देता है, कहता कि ना हमारा एक्सीडेंट इसलिए हो गया ना कि पीछे जो बैठल था वो सुत रहा था। पगला तुम जगल था ना, हैंडल तो तुम्हारा हाथ में था, क्यों संभाल रहा था? तो तुम देखा कि बगल वाला सो रहा, तू वो सुत गया, तो गाड़ी तो जाकर लड़बे ना करेगा। है, अपना कंट्रोल रखना है ना जी। एसडीएम बन के जाइएगा जिला में, आज 5 गांव का गंवार आदमी आएगा और इन्होंने का बात करेगा, आपका करेगा, आप भी उसी के साथ मिल जाइएगा, आप भी उसी के साथ कहिए कि चलो लिट्टी चोखा खाते हैं, सब मामला गड़बड़ा जी। तो व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करना है कि हर तरह के समाज के साथ आप समायोजित कर ले, एस्टेब्लिश कर ले। वो चाहे शिक्षित समाज हो, वो चाहे अशिक्षित समाज हो, वो चाहे सभ्य समाज हो, या फिर वो अर्ध सभ्य समाज हो, हर तरह की चीजों के साथ आपको एडजस्ट करना है और कंफर्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ना है। इन सभी बात को मैं एकदम साधारण शब्दों में आपके साथ बस इसलिए डिस्कस करता हूं ताकि सब चीज आपके दिमाग में घुसा दूं, डाल दूं। अन्यथा कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स अगर मैं यूज करना शुरू कर दूं तो 20 मिनट के बाद क्लास करना आपको मुश्किल लगने लगेगा, कि ना तो शब्द आपको समझ में आएंगे जल्दी से, ना वो बातें समझ में आएंगी जल्दी से। लेकिन मेन मोटिव क्या है, पर्पस क्या है? आपको चीजों को समझा देना। तो वो आप उस किताबी भाषा में नहीं समझ पाए। किताबी भाषा तो किताब तो आपके पास सही है, पढ़ के समझ पाए हैं आज तक? खरीद लीजिए किताब, ना समझ में तो क्योंकि उसका भाषा जटिल है और भाषा पे आपका कमांड नहीं है। तभी तो पूछना कि स्वघोषित का मतलब क्या होता है। हम कह दिए अपना से लागू किया हुआ, हम भी कहते हैं स्वघोषित का मतलब होता है कि स्वशासित। अब और मुश्किल हो जाता कि एगो तो स्वघोषित खुदे नहीं समझ में आया, ऊपर से स्वशासित बता रहे हैं। लेकिन हम कहे कि नहीं, जो अपने से अपना पर शासन करे ओकरा कहते हैं स्वशासन। समझ में आ जाएगा, आसान वर्ड है, प्रैक्टिकलिटी है। प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो इसको एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। प्रस्तावना की जहां तक बात है जो आप पूछ रहे हैं कि प्रस्तावना उस समय नहीं था, प्रस्तावना तैयार हो चुका था, प्रस्तावना था संविधान के साथ, लेकिन हां, प्रस्तावना को संविधान के अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। डायरेक्शन तू खुदे चेंज कर रहा है पगला, समझा? तू अभी 2-4 क्लास में हुआ है हमारे क्लास करते हुए, तो अभी 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 हमारा जानता नहीं है तू, इसलिए इतना तब से डायरेक्शन बतिया रहा है। अब ये भगाएंगे क्लास से बाहर। समझ में आया बात? एडमिशन ले लिए हो? एडमिशन ले लिए हो? हाँ, तो एडमिशन को भगाते हैं हम, ठीक ना? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। 50 बार में बात रख रहे हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी है कि तुमको एक बार में अपने बात को रखना है, स्पष्ट करना है। वह बतवा समझा रहे आसान से तो नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए ई वाला रूपवा देखना था तुमको। और पठन और पाठन ये काम नहीं है, ये आनंद का चीज है। पढ़ाई आनंद का चीज है, मजा आने का चीज है। इसमें रमिएगा, जमिएगा, तब जाकर के इसमें क्या होगा, एक लेवल प्राप्त करिए। ये काम नहीं है, इट्स नॉट अ वर्क। और मैं व्यक्तिगत तौर पे इसको काम ही नहीं मानता हूं, और इट्स नॉट माई प्रोफेशन, इट्स माई पैशन। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, 2 times मेंस क्वालिफाइड, नाउ आई एम ऑल्सो प्रिपेयर्ड। और जिस दिन क्वालिफाई हो जाएगा फिर उधर जाऊंगा, इधर क्या करने आऊंगा भाई? तो जॉब का कोई लालसा नहीं है ना? फ्री रहेंगे तो घर में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज देखेंगे, अपना नॉलेज और बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आए हैं तो हमारा बस ये है कि इतना हम जानते हो उतना दिमागवा में घुसा दे। तुम सोच के आओ कि हम नहीं घुस पाएंगे, हम यहाँ से घुसवा के भेजेंगे, दिमाग में अटा के, ठोक पीट करके, हथौड़ी से, है ना? लेकिन वो तभी होगा जब वो प्रैक्टिकलिटी के साथ करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज के हिसाब से करेंगे। किताब तो है, सुभाष कश्यप का आता है हमारा संविधान, डीडी बसु का भी आता है भारत का संविधान, लक्ष्मीकांत का है भारतीय राज्य व्यवस्था, पढ़िए। बीएल फाड़िया का आता है राज्य व्यवस्था, बहुत सारी किताब है।
इन किताबों समझ में तो सब दुकानदार पहले आईएएस हो गया रहता पहले प्रयास में, क्योंकि सब बढ़िया बढ़िया किताब उसके पास है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग कि उस जो लाइन, जो शब्द, जो बात लिखा हुआ वो है कि नहीं। और प्रस्तावना था संविधान में, लेकिन ये कभी बहस का मुद्दा नहीं बना। प्रस्तावना सबसे पहले बहस का मुद्दा बना 1960 के बेड़ूबाड़ी केस वर्सेस बंगाल राज्य। 1960 के बेड़ूबाड़ी केस में जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले नहीं कहा था, 1960 में कहा यह बात। तब तो संविधान में था ना, क्योंकि डिबेट ही नहीं हुआ था। डिबेट 1960 में हुआ, इसलिए ध्यान रखना है प्रस्तावना था संविधान में। लेकिन हाँ, 1960 के बेड़ूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर 1973 के केशवानंद भारती केस में, जिसका फैसला 24 अप्रैल 1973 को आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो जब संविधान अपनाया गया था तब भी प्रस्तावना संविधान के साथ था, क्योंकि कल ही बताए थे, पहले ही बात, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के से बना था, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही प्रीएम्बल है। तो बेसिक संविधान जब उसने बना था तो प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था, 8 अनुसूची था। ठीक है, कौन पकड़ लो। उसके बाद तो 395 अनुच्छेद, अभी वर्तमान की अगर आप बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 480 से ज्यादा अनुच्छेद हो गया है जी, और 25 भाग हो गया है, और अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। ठीक है, और अभी तक के संविधान में संशोधन हो गए हैं 105। तो यही संशोधन होने के वजह से ये सब डाटा बढ़ गया है। लेकिन ध्यान रहे कि आपसे पूछा जाता है मूल संविधान, कि मूल संविधान में क्या क्या था, तो यही आपको ध्यान रखना है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची। ठीक है, एक इसमें कंफ्यूज करने के लिए रहता है मूल कर्तव्य, तो ध्यान रखिएगा कि मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। मूल कर्तव्य बाद में जुड़ा, और बाद में कब जुड़ा? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटी बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। ओके, क्लियर है? क्या दिक्कत? तो इसी वजह से भारत का संविधान क्या हुआ गया जी? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान, सेकेंड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान दक्षिण अफ्रीका का संविधान है। लिख लीजिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान दक्षिण अफ्रीका का संविधान है। ठीक है, ओके। अब विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का संविधान, शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए। तो ये जो चीजें हुई है ना, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान क्यों है जी? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या बता सकते हैं?
पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी, और हो गया ना, डाइवर्सिटी तो वही बात हो गई, विविधता। भारत का संविधान इतना बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कैसे बन गया, क्यों बन गया? थिंक अबाउट इट। दिमाग पर थोड़ा प्रेशर बनाइए। दिक्कत क्या, हम लोग इससे काम नहीं लेते हैं, जिसको खिला पिला के खाली रेडी रखते हैं, क्रीम पाउडर लगा के सुंदर बना के दिखाते हैं ना, कमवा नहीं लेते हैं इससे। इससे काम कब होगा, जब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, इस पर लोड देंगे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इसलिए बना क्योंकि भारत में एक ही संविधान है, केंद्र के लिए और राज्य के लिए। बिहार का अपना कोई संविधान है? यूपी का है? बंगाल का है? नहीं है। ऐसे 28 राज्यों में से किसी का नहीं है। तो भारत में एक ही संविधान है, केंद्र के लिए, राज्य के लिए, स्थानीय सरकार के लिए, सबके लिए एक ही संविधान। इसीलिए यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान इसीलिए है क्योंकि वहां केंद्र का अलग संविधान है, राज्य का अलग संविधान है। अमेरिका का अपना अलग संविधान है, और वहां पे जो सैन फ्रांसिस्को स्टेट है, कैलिफोर्निया स्टेट है, तो हर स्टेट का अपना अलग संविधान है, तो दोनों का अपना अलग अलग है। तो एक परिवार है जिसमें माता पिता चाचा चाची ये सब रह रहे हैं, तो क्या हो, बड़ा परिवार दिखेगा। लेकिन वो परिवार में बंटवारा हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो क्या हो, परिवार छोटा हो जाएगा। तो जहां पर बटा हुआ है वहां पर छोटा है, जहां पर एक है वहां पर बड़ा है। बताइए समझ में। भारत का संविधान क्यों बड़ा है? क्योंकि भारत में एकल संविधान है। अमेरिका का संविधान क्यों छोटा है? क्योंकि वहां पर राज्यों का अलग और केंद्र का अलग संविधान है। क्लियर है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है ना, और सबसे छोटा अमेरिका का। अलिखित संविधान लिख लेंगे कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं है, वहां सब कुछ चलता है किस पर, और ट्रेडिशन के बेस पर। ओके, हो गया? क्लियर है? चलिए, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, भारत का जो ये हमारा संविधान बना, तो संविधान अलग अलग स्रोतों से विहित होकर के बना है जी, है ना। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि भारत के संविधान के स्रोत, है ना, सोर्स, तो भारतीय संविधान के स्रोत दो तरह के हैं, आंतरिक भी है और बाह्य भी है। भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दो है, एक है आंतरिक, इंटरनल, और दूसरा है बाह्य, एक्सटर्नल, है ना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में का जो बना है वो सबसे ज्यादा उसमें किसका हिस्सा है, आंतरिक का कि बाह्य का? आंतरिक का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा किसका भूमिका है, इंटरनल सोर्स का या एक्सटर्नल सोर्स का, बाहरी सोर्स का? कितने लोग बाहरी सोर्स के साथ हैं कि मतलब बाहरी का था, को मिला के, लेकिन सबसे ज्यादा है? अच्छा, आंतरिक के पक्ष में कितने लोग हैं जी कि आंतरिक सबसे ज्यादा होगा? 3-4 लोग हैं जो आंतरिक के पक्ष में, बाह्य के पक्ष में? अच्छा, बाकी लोग दर्शक दीर्घ में आए हैं, है? दोनों को मिला के इंटरनल वाले सही है कि इंटरनल सोर्स ज्यादा है ना, इंटरनल सोर्स ज्यादा है।
कारण क्या है कि देखिए, इंटरनल का मतलब समझ रहे हैं क्या है, कि जब हम ब्रिटिश के अधीन थे, गुलाम थे, तो उनके द्वारा जो एक्ट्स लाया गया उससे सबसे ज्यादा चीज संविधान में लिया गया। तो पहले से ही उससे हम साथ, जैसे कि सबसे पहला एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अलावा लास्ट में आया था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसके बाद तमाम एक्ट आए थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 1792 का एक्ट आया था, 1813 का चार्टर एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट था, 1853 का चार्टर एक्ट था, फिर 1858 का घोषणा था, 1861 का एक्ट था। तो तमाम एक्ट्स आए थे। 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। तो तमाम एक्ट्स भारत में आए थे। तो इन एक्ट्स में से भी बहुत सारा चीज लिया गया भारत के संविधान में। इन कानूनों से बहुत सारा चीज भारत के संविधान में लिया गया, है ना। तो आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा चीज जो लिया गया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। कहा जाता है कि भारत के संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा, 2/3 पार्ट, डायरेक्टली टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो आया था उससे लगभग 2/3 हिस्सा भारत के संविधान में लिया गया। मतलब कि अगर 400 के अप्रोक्स में 395 हमारे जो संविधान का अनुच्छेद है, उसमें से लगभग 200 से ज्यादा आर्टिकल कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो आप समझिए कि सबसे ज्यादा कहां से लिया गया है? इंटरनल से बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत के संविधान में सर्वाधिक स्रोत कहां से लिए गए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो कि एक इंटरनल सोर्स है। और एक्सटर्नल सोर्स में हमने भारत के बाहर के देशों का अध्ययन किया, और उनके अध्ययन के पश्चात हमने तमाम चीजों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि भाई अमेरिका से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, है ना। ये अलग अलग देशों से हमने क्या क्या जो संविधान में लिए, ग्रहण किए, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो उसको देखना है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में अलग अलग देशों का, लगभग 60 देशों का संविधान का जो हमने अध्ययन किया, वहां से तमाम चीजों को भारत के संविधान में लिया, है ना। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि अगर यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने फंडामेंटल राइट लिया, है ना। मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया था। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने अमेरिका के संविधान से लिया था। उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से लिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने अमेरिका की संविधान से लिया, है ना। तो ये तमाम चीज हमने अमेरिका से लिए हैं। ऐसे ही अगर आप ब्रिटेन को देखेंगे तो सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से लिया। वी ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हम सब भारत के नागरिक हैं, है ना। हम चाहे बिहार में रहें या हम तमिलनाडु में रहें, हम सब नागरिक कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो एक ही नागरिकता है हमारे देश में। तो ये नागरिकता का कंसेप्ट और सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। संसदीय व्यवस्था, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया, है ना। कैबिनेट सिस्टम हमारे यहाँ है, कैबिनेट पावरफुल होता है हमारे देश में, ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया, है ना। तो तमाम जो महत्वपूर्ण चीजें हमने अलग अलग देशों से लिया है। इस वजह से हमारे संविधान पर एक आरोप लगता है कि भारत का संविधान उधारों का थैला है, बैग्स ऑफ बोरियस। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे जो विदेशी इंटेलेक्चुअल्स हैं, विदेशी जो प्रबुद्ध हैं संविधान के जानकार, उन लोगों का यह आरोप है कि भारत का संविधान उधारों का थैला है या कट पेस्ट है, जीरोक्स कॉपी है, दूसरा का संविधान का कॉपी पेस्ट कर लिया। क्या ऐसा है? भारत का संविधान जीरोक्स है, उधारों का थैला है, बैग्स ऑफ बोरियस है? ऐसा नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि भारत का संविधान उधारों का थैला है। बिल्कुल।
और कोई? ज्ञान लेना चोरी तो नहीं हो सकता, ये भी सही बात है। क्या जी? है? बोलो। राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन है? आइडिया नहीं इसके बारे में? आइडिया नहीं इसके बारे में? है? क्या? हम्म। कह भी सकता, नहीं भी कह सकता, ये कौन बात हुआ जी? हाँ, नहीं आइडिया है। चलिए, नहीं कह सकते। बिल्कुल, पर एक बात तो ये समझ लीजिए कि नहीं कह सकते हैं, नहीं कहेंगे कि ये बैक्स बोरियस है। पहला बात तो ये कि क्यों नहीं कहेंगे, तो जैसे कि इन्होंने ठीक कहा कि ज्ञान लेना चोरी तो नहीं, और हमने किसी का हूबहू कॉपी पेस्ट तो किया ही नहीं, हमने बस पढ़ा उनको। अब पढ़ने के बाद भारत के परिस्थिति के हिसाब से अनुकूल किया। ऐसे मान लीजिए अब आप सभी पढ़ रहे हैं, तो किसी का ना लिखा हुआ राइटर का बुके ना पढ़ रहे हैं जी, पढ़ करके ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। अब फिर बुकवा घरे छोड़ देते हैं, जाके एग्जाम देते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। आप उत्तर पुस्तिका को पढ़िएगा, हर पुस्तक लिखा रहता है, ये चाहे आईएएस का मेंस हो, पीसीएस का मेंस हो, या स्कूल हो, या यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, हर जगह आपके आंसर शीट में लिखा होता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। मतलब हमने पढ़ लिया, हमने ज्ञान अर्जित कर लिया, अब हमको अपने हिसाब से उसको लिखना है। अभी नहीं कि हम मतलब छाप के आ जाए, जो देखा था वही छाप दे, वही किताब ही छाप दे, ये नहीं। हमने पढ़ा, वहां से नॉलेज गेन किया, और नॉलेज गेन करने के बाद अपने शब्दों में लिखा। देखिए, एक होता है विद्यार्थी, पता है ना जी, विद्यार्थी। एक होता है चिटार्थी, पता है? विद्यार्थी और चिटार्थी, संधि विच्छेद करिएगा विद्यार्थी का, तो विद्या जोर अर्थी होता है। जो विद्या को अर्थी के समान ढोता हो वो विद्यार्थी हो है। एक होता है चिटार्थी, जो चीट को अर्थी के समान ढोता हो वो है चिटार्थी। वो पढ़ता उड़ता नहीं है, वो चीटे रेडी करता है कि कैसे चीट करेंगे एग्जाम में, तो वो चिटार्थी है। शुद्ध चिटार्थी कौन होता है? एकदम एग्जाम हॉल में वो कुछ ले के नहीं गया है, आज सोच के गया है कि हमारा बगल में जो बैठेगा ना उसी का देख के हम छाप देंगे। तो शुद्ध चिटार्थी कौन है? ये लिखेगा अपन नाम, ओकर नमो उतार देगा। ये लिखेगा अपना पिताजी का नाम, अपने ओकरे पिताजी का नाम अपना मैंने उतार देगा, है ना। ये लिखेगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, यो लिखेगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। मालूम चला कि इसका में क्वेश्चन नंबर 1 कुछ और है, इसका में कुछ और है, आइए इसी वाला आंसर वाला लिख दिया। तो क्या है? इसको कहते हैं शुद्ध चिटार्थी। दम चीटे के बल पर गईबे किया है, चीटे से पास करके आएंगे। एगो है विद्यार्थी है? हाँ, तो ये काटेगा तो वो काट देगा, क्योंकि उसका अपना ज्ञान तो कुछ है नहीं, तो ई काटेगा वो काट देगा, है ना। ये जो करेगा सो ही कर देगा, तो इसको अपना ज्ञान कुछ नहीं है। वो 3 डेट वाली बात याद है ना, रट्टू तोता एक था जो रटने का काम करता है, चतुर। हाँ, जो रटने में माहिर होता है, बस उसका स्पीच में बदल देता है? उसको मतलब इसको अपना दिमाग तो लगाना नहीं है, जो होगा वो रट के बोलेगा, है ना। और 2-3 को वर्ड चेंज कर दिया, वो चमत्कार को कुछ और लिख दिया कि मंत्री जी चमत्कार करने में माहिर हैं, उसने बदल के कुछ और लिख दिया, चमत्कार मंत्री जी ये करने में माहिर है। इससे क्या दिखता है समझना है। मूवी एज अ सिविल एस्पिरेंट को इसके लिए नहीं देखना है कि एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आपको वहां से सीखना है, लर्न करना, अंडरस्टैंड करना है कि क्या विद्यार्थी और चिटार्थी में क्या अंतर है। प्रोफेसर नाराज हो जाता है रैंचो पे, तुम हमको पढ़ाएगा, तो बोलता पढ़ा दूंगा सर, तो आओ पढ़ाओ, जाता है बोर्ड पर कुछ लिख देता है। सब के सब विद्यार्थी लगते हैं किताब में उसका आंसर, बोले कि इसका फुल फॉर्म बताइए। टीचर साहब भी किताब खोल दिए, वो भी खोल रहे हैं कि भाई
क्या है फुल फॉर्म। सारा विद्यार्थी किताब खोल दिया कि क्या है फुल फॉर्म, किसी को आंसर नहीं मिला। वो बोला महाराज, ये हमारा 3 गो दोस्त का नाम है, आप लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं। दोस्तवा का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, है ना। टीचर पढ़ा रहे थे मशीन की, मशीन क्या होता है ना, पूरा लंबा लंबा लिखवाए जा रहा है मशीन क्या होता है। मैं क्या करता, आपको मैं लिखाने का कम प्रयास करता हूँ, बात से समझाने का कोशिश ज्यादा करता हूँ, क्योंकि आप मैकेनिज्म को समझिए। और मशीन का परिभाषा सब लिख रहा है, अरेंचो लिख ही नहीं रहा है। टीचर का दिमाग खराब हो गया है, तू क्यों नहीं लिख रहा भाई। बोला क्या लिखे आप जो लिखवा रहे हैं महाराज, इतना लंबा लंबा बात। मशीन हमको नहीं मालूम है कि मशीन क्या होता है। बोला बताओ क्या होता है। वो प्रैक्टिकल दिखा दिया कि मशीन ये होता है भाई। मतलब मैकेनिज्म को अगर आदमी समझ गया तो लिखने में कोई दिक्कत होगा। शिक्षक का काम लिखाना नहीं होता है जी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि विद्यार्थी को भी लगता है कि आज कुछ लिखे नहीं, इसका मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं। भाई अगर लिखना ही पढ़ाई है तो किताब उठाओ और लिख डालो, सब बात हो गई पढ़ाई। पढ़ाई का तो मतलब है मैकेनिज्म को समझना, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। एक बार समझ गए बात, हो गया, अब आप लिख दीजिएगा पूरा किताब उस पर। लेकिन अगर आप समझे नहीं तो आप क्या हो जाएगा, आप रट्टू तोता हो जाएंगे। बस जितना बात लिखा उतने रट के अपने आप को ज्ञानी समझ रहे, जबकि वो है ही नहीं। और खास करके सिविल सर्विस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखते हैं कैसे सवाल पूछा जा रहा है आजकल। अब सब किताब धरा का धरा रह जाता है और सवाल नहीं बनता है। क्यों? अगर ओपन एग्जाम भी करा दिया जाए कि आप किताब लेके जाइए और आंसर खोज के बनाइए, पास कर जाएगा जी कोई एग्जाम? नहीं पास करेगा। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपकी समझदारी शक्ति नहीं रहेगी, शब्दों को समझने का कला अगर आपके अंदर नहीं होगा, तो आप नहीं बना पाएंगे सवाल को। इस प्रकार से सवाल, क्वेश्चन जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो विद्यार्थी क्या होता है? विद्यार्थी अध्ययन करता है, समझता है, और अपने उसी अध्ययन के बल पे एग्जाम में जाता है और अपनी बातों को लिख के आता है। लेकिन विद्यार्थी भी तो किसी न किसी किताब को पढ़ा होगा ना, किसी न किसी चीज से मदद ली होगी, तब वो नॉलेज उसको आया है। तो क्या विद्यार्थी को भी चिटार्थी कह देंगे? नहीं कहेंगे। तो हमारे भारत के संविधान निर्माता एक शुद्ध विद्यार्थी थे, जिन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने वाले पर आप चीट करने का आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से लिया, तो हमने हूबहू अमेरिका का फंडामेंटल राइट अपने देश के संविधान में नहीं उतार दिया। अमेरिका में फंडामेंटल राइट कभी भी सस्पेंड नहीं होता है जी। किसी भी सिचुएशन में अमेरिका में फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में फंडामेंटल राइट सस्पेंड होता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। हमने अपने हिसाब से चीजों को लिया। डॉक्टर सुभाष कश्यप कहते हैं कि किसी भी देश का संविधान उस देश की आंतरिक परिस्थितियों का उपज होता है। इसलिए संविधान तो कभी कटपेस्ट हो ही नहीं सकता है। अगर हम कटपेस्ट करेंगे ना, तो वो सूट ही नहीं करेगा। यह बात ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि 2 मरीज हैं, दोनों का अलग अलग बीमारी है, तो दोनों को अलग अलग दवा चलेगा। ये नहीं कि तबीयत खराब है तो एक ही दवा सबको खिला दीजिए। किसी के सर में दर्द है और किसी को बुखार है, और आप दोनों को पैरासीटामोल खिला दिए, तो आपका मरीज ठीक होगा? बुखार वाला पैरासीटामोल से ठीक हो जाएगा, दर्द वाला को डाइक्लोफेनिक देना पड़ेगा ना कोई, जिससे उसका दर्द ठीक हो। तो संविधान देश की आवश्यकता के हिसाब से होता है। भारत की आवश्यकता अलग थी, अमेरिका की आवश्यकता अलग थी, ब्रिटेन की आवश्यकता अलग थी। तो अपने अपने आवश्यकता के हिसाब से संविधान बना। अध्ययन जरूर किया गया, लेकिन अपनी परिस्थिति के हिसाब से उसको बनाया गया। तो ऐसे सिचुएशन को यह कहना कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बैक्स ऑफ बोरियस है, उधारों का थैला है, क्या यह न्यायोचित है? यह न्यायोचित नहीं है, जस्टिकेबल नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान ऐसा नहीं है। हमने कटपेस्ट नहीं किया किसी का। और अगर इस हिसाब से अगर व्याख्या करना शुरू कर दे, तो विश्व का हर संविधान आपको दिखेगा कि वो कटपेस्ट है, क्योंकि हर लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज तो लिए ही है। तो फिर सबका कटपेस्ट है, फिर सबका जो है सो यही हो जाएगा कि सारा का संविधान बैक्स ऑफ बोरियस। और यह भी समझना होगा कि ये कहने वाले लोग कौन थे। तो ये कहने वाले वो लोग थे जिन्होंने भारत को कभी अच्छा माना ही नहीं। तो जो आदमी आपको पसंद नहीं करेगा, वो आदमी आपके अच्छाई के बारे में बात करेगा? सीधी सी बात है। आपका कोई दुश्मन है जो आपको पसंद नहीं करता है, उससे आप उम्मीद कीजिए कि वो आपको अच्छा अच्छा बात कहे, तो कहेगा? नहीं कहेगा। आपके बारे में अच्छी बात तो वो लोग कहेंगे जो आपको पसंद करते हैं। तो जिन लोगों ने कहा वो लोग अंग्रेज थे, और उन लोगों ने हमें गुलाम बना के रखा था।
तो जो हमारा मालिक था, हमें गुलाम बनाकर रखा था और उनको भगाया हमने इस देश से, तो वो हमारे बारे में अच्छी बातें करेंगे? उनका तो दिमाग ही खराब रहेगा पहले कि तो हमको निकाल दिया यहां से। तो उन लोगों ने हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हुआ तो पूरे विश्व के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि 10 साल के अंदर इंडिया में सैनिक शासन आ जाएगा, इंडिया में डेमोक्रेसी चलेगी ही नहीं। इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है कि इस डाइवर्सिफाइड सोसाइटी के अंदर में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन आप देख लीजिए, तब से लेकर कभी तक हमारा डेमोक्रेसी चल रहा है, फल फूल रहा है हमारे यहाँ और लगातार मजबूत हो रहा है, क्योंकि हमने अपने डाइवर्सिफिकेशन को अपनी वीकनेस नहीं, अपना स्ट्रेंथ बनाया। और उसका नतीजा है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रिपब्लिक वैल्यूज हमारे यहां लगातार बढ़े हैं, कम नहीं हुआ है। और जो लोग कह रहे थे कि 10 साल में खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो गए, लेकिन भारत से डेमोक्रेसी और रिपब्लिक खत्म नहीं हुआ। ये भारत की ब्यूटी है। तो इसलिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे यह आरोप लगाना ठीक नहीं है। और भारत का संविधान या किसी भी देश का संविधान एक जीवंत दस्तावेज होता है, एक लिविंग थिंग्स है। समय, परिवेश और परिस्थिति के हिसाब से उसमें कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, और हमारे संविधान में हुआ है। अभी तक संविधान में हो गया 105 संशोधन। इसका क्या मतलब है कि हमने 105 बार अपने संविधान को रिव्यू कर लिया, और समय, परिवेश और परिस्थिति के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को हमने ठीक किया है। तो ये कोई मरा हुआ दस्तावेज नहीं है कि ठीक नहीं किया जा सकता है। समय, परिवेश के हिसाब से इसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए भारत का संविधान किस बात का उदाहरण है? एक जीवंतता का उदाहरण है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो इसको यहां पे आपको ध्यान रखना है कि भारत का संविधान वैक्स बोरियस नहीं है, बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के बाहर के संविधानों को अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इसको लिखा है। बात आई समझ में? समझ में आ रहा है जी सब बात? दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? बैठ रहा है? बिठाया पर तो, हाँ ना बैठतो ना तो फिर कोई उपाय नहीं है। और यही सब बात बैठेगा तो इससे क्या होगा? आप राइटिंग कर पाइएगा, लिख पाइएगा, है ना? क्योंकि ऑफिसर बनना पूरा किस पर डिपेंड करता है? मेंस की राइटिंग स्किल पे। अब मेंस अच्छा किसका होगा? जिसकी सोच, जिसके अंदर में सोचने की क्षमता होगी, और सोचने के बाद उस बात को अभिव्यक्त करने की क्षमता होगी। क्योंकि जो बोल पाएगा वही लिख पाएगा। कि बोलते कहां है, अंदर में विचार बनता तब ना। विचार ही नहीं बनेगा, बोल नहीं पाइएगा, और जब बोल नहीं पाइएगा तो लिख नहीं पाइएगा। इसलिए आपको अपने अंदर क्या करना है? विचारों को क्रिएट करना है, आइडियोलॉजीज का क्रिएशन करना है अपने अंदर में, थिंक करना है, सोचना है, सोचने के बाद उसको क्रिएट करना है, और पॉजिटिव अप्रोच पर क्रिएट करना है। एक वेब सीरीज आई थी, आपने देखा होगा, एस्पिरेंट, सिविल सर्विस पे बनी है। एस्पिरेंट नहीं देखा होगा तो कभी देखिएगा फुर्सत के क्षणों में, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है ना? 5-6 पार्ट्स, जो दिखलाता है कि एक सिविल एस्पिरेंट को कैसे कैसे किन किन सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, और कैसे उसको अपने आप को संभालना पड़ता है। वो सारी सिचुएशंस और सीन को वहां पे दिखाया गया है, जिसमें एक लड़का होता है जो कि अंततोगत्वा आईएएस बन जाता है। वो केवल कमी देखता है, उसको केवल कमियां दिखती हैं हर जगह। यहाँ ये नहीं है, वहां वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। ऐसे होते हैं ना, पर्सनालिटी जैसी होती हैं। आपके आसपास में दिखेंगे ऐसी पर्सनालिटीज जो केवल कमियां खोजती हैं, और कुछ पर्सनालिटी जैसी होंगी जो अच्छाइयां, खूबियां खोजती हैं, जो सॉल्यूशन पे बात करती हैं। तो उसकी मित्रता हो जाती है ना। जब हम तैयारी के फेज में आते हैं तो फ्रेंडशिप बन ही जाता है ना, कि कोई ना कोई हमारा मित्र बन ही जाता है। तो एक उसकी अपनी फ्रेंड बन जाती है, दोनों साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, दोनों साथ साथ मेंस का टेस्ट लिखते हैं, जिसमें उसकी जो फ्रेंड होती है उसका नंबर ज्यादा आता है, इसका नंबर कम आता है। डिप्रेस हो जाता है बेचारा कि मेरे तो नंबर ही नहीं इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसको बताती है कि भाई देखो, तुम्हारे आंसर में प्रॉब्लम है क्या है। क्योंकि तुमको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो तुम नेताजी लोग जैसे क्या करते हो, केवल कमियां बताते हो। नेताजी लोग क्या करते हैं? कमियां बताते हैं केवल। जैसे अभी बीजेपी रूल कर रही है, ऑपोजिशन क्या कर रही है? ऑपोजिशन कर रही है बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ा हुआ है। ये हम नहीं जानते क्या? वी आर नो अबाउट ना। हम लोग तो जान रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, हम सभी जान रहे हैं कि देश में महंगाई बढ़ी हुई है।
लेकिन क्या हम लोग केवल ये गिनने के लिए जान रहे हैं? हमें चाहिए कि अच्छा ठीक है, दूसरा कोई जो आएगा सत्ता में वो बताए कि वो बेरोजगारी को कैसे खत्म करेगा, तब ना हम उसको एक्सेप्ट करेंगे जी। कि दूसरों का कमियां गिना करके आप अच्छा बनने का कोशिश करिएगा। आपको अपना अच्छाई दिखाना पड़ेगा, तब आप अच्छा बनिएगा, तब आपको वास्तव में अच्छा माना जाएगा। तो वहां पे वो क्या कहता है कि भाई केवल कमियां बताता, वहां उसको बताते कि नहीं, केवल कमी बताने से नहीं होगा, कमी बताइए और कमी के साथ सॉल्यूशन बताइए, समाधान बताइए कि समाधान क्या है। अगर भ्रष्टाचार है तो सब लोग जानता है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन आप अगर ऑफिसर बनिएगा तो आप बताइए कि आप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या क्या काम करिएगा। आपके पास कोई आइडिया है? तब ना आप ऑफिसर बनिएगा। तो कौन काम है आपको बनाने का भाई? बन के बिना मतलब का सरकार का पैसा लीजिएगा? आपके पास कुछ क्रिएटिव आइडियाज हैं कि आप कैसे भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं? ये आपको अपने आंसर्स में, अपने विचारों में दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और वही जब वो उसको बताती है, वो करना शुरू कर देता है। उसके बाद उसके पर्सनालिटी पर इतना पॉजिटिव इंपैक्ट होता है उस बात का कि जिस फ्लैट में रहता है उस फ्लैट के बाहर का जो सड़क है वो फूटा हुआ रहता है, तो अपने मार्केट से जा करके सीमेंट बालू लेके आता है और एक लेबर लेके आता है, उसको ठीक करवाता है। लोग पूछते हैं क्यों कर रहे हो भाई? तो बोलता है हम केवल समस्या पे बात नहीं करेंगे, समाधान करेंगे, और समाधान करता है और अंततोगत्वा वो आईएएस बन जाता है। दुर्भाग्य से जिसने उसको ये सब कुछ बताया था उसका रिजल्ट नहीं होता है, जिसने समझाया था उसकी फ्रेंड, उसका रिजल्ट नहीं होता है। लेकिन इसका हो जाता है क्योंकि ये समझ जाता है कि मामला क्या है, मसला क्या है, और पहले से राइटिंग में धार था, पहले से नॉलेज अच्छी थी, उसको सही गाइड मिल गया, सही लाइन मिल गया, उस सही लाइन में उसको डाल दिया, वो सिलेक्ट हो गया। तो मेनली यहां पर क्या है कि हमको सॉल्यूशन पे फोकस करना है, हमको अपने विचारों को ऐसे बनाना है कि कोई अगर प्रॉब्लम से बात हो रही है तो प्रॉब्लम के साथ हम सॉल्यूशन पे बात करें कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है। केवल प्रॉब्लम गिनाना आपका काम नहीं है। आपको अगर ऑफिसर बनना है तो प्रॉब्लम के साथ आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, कैसे आप खत्म करें। आपके पास नए आइडियाज होने चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में देश को चलाता कौन है? अधिकारी चलाते हैं। देश की जो कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव, तो कार्यपालिका ही देश को चलाती है, क्योंकि लॉ एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका का है। और आपको पता है कि कार्यपालिका जो है वो दो तरह की होती है, एक अस्थाई कार्यपालिका परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और एक होती है अस्थाई कार्यपालिका टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। तो अस्थाई कार्यपालिका कौन है? अस्थाई कार्यपालिका है आप सब जो भविष्य में बनेंगे, आईएएस आईपीएस या फिर एसडीएम डीएसपी, अलग अलग अधिकारी। तो ये अधिकारी जो है ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, और जो अस्थाई है ये सरकार है। जैसे कि मंत्री लोग 5 साल के बाद चुनाव नहीं जीते तो रिटायर हो जाएंगे, घरे जाकर बैठना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब आपका सिलेक्शन हो गया, अगर आप बीपीएससी में सिलेक्ट हुए तो 62 वर्ष तक आप जॉब कीजिएगा, और अगर आप यूपीएससी में सिलेक्ट हुए तो 65 वर्ष तक जॉब कीजिएगा। आपके सामने कितनी सरकारें आएंगी और कितनी सरकारें जाएंगी, आप बने रहिएगा अपने पद पर, इसलिए आप होंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट। इसलिए नीति निर्माण कौन करेगा? आप करेंगे। आप जानते होंगे कि यह गृह मंत्री है, गृह मंत्री के साथ होता है गृह सचिव, होम सेक्रेटरी कौन होता है? एक आईएएस ऑफिसर होता है। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन होता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव कौन होता है? आईएएस ऑफिसर, जो ये बताता है प्रधानमंत्री को क्या करना और नहीं करना है। मुख्यमंत्री के साथ कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी कौन होता है? आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर। ये सारे अधिकारी ही होते हैं जो हर मंत्री के साथ सचिव के पद पर होते हैं। सचिव जो होता है वो अधिकारी होते हैं, और जो मंत्री होता है वो राजनीतिक आदमी होता है। तो नॉलेज किसको है? अधिकारी को कि मंत्री को? अधिकारी को। ये पूरा देश चला कौन रहा है? अधिकारी चला रहे हैं। मंत्रियों से देश नहीं चलता जी। कितना पढ़े लिखे होते हैं ये लोग। कोई खूब अगर पढ़ा लिखा मंत्री होगा तो किसी एक विषय का जानकार होगा, लेकिन जो सिविल एस्पिरेंट होता है वो हर विषय का जानकार होता है। उसकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, साइंस टेक, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, हर चीज उसको पढ़ना है। और ये पढ़ने से उसको पता रहता है कि भारत की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। इसीलिए सरकार कोई भी काम करने जाती है तो पहले ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाती है, उनसे पूछती है कि समस्या क्या है, और उन्हीं से पूछती है कि समाधान क्या हो सकता है।
और उसी के समाधान और समस्या को सरकार जो है सो लागू करती है, और इसी प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम जो है सो वर्क करता है। इसी तरीके से पूरा सिस्टम एग्जीक्यूट होता है और अपने समय से काम करता है। इसलिए बहुत जरूरी और ये इंपॉर्टेंट होता है कि सिस्टम को ठीक तरीके से चलाने के लिए सिस्टम को ठीक तरीके से इंफोर्स किया जाए। क्लियर है? तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर इस प्रकार का कोई आरोप लगता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। भारत का संविधान भारत के संविधान निर्माताओं ने अपने अध्ययन से बनाया है। ठीक है? क्लियर है? चलिए अब एक शॉर्ट हेडिंग इसके अंदर बनाइएगा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। ठीक है? पहला बात तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनी थी? तो 13 समितियां बनी थी। संविधान सभा में कुल 13 समितियां बनाई गई थी, 13 कमिटीज। ठीक है? संविधान सभा के लिए कुल 13 समितियां बनाई गई थी। ठीक है? ओके, अब देखिए इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वो थी प्रारूप समिति। तो आप जानते हैं कि प्रारूप समिति कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है? इसका अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। इसके अन्य मेंबर्स का नाम लिख लीजिए, आप लोगों ने पूछा था। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य तो पहले लिखेंगे N. गोपाला स्वामी आयंगर। N. गोपाला स्वामी आयंगर। मोहम्मद सादुल्लाह। गोपाला स्वामी आयंगर। दूसरा मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह। तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा K.M. मुंशी। N. माधवराव। N. माधवराव लिख करके ब्रैकेट में लिख लेंगे B.L. मित्तर। N. माधवराव लिख करके ब्रैकेट में लिख लीजिए B.L. मित्तर। ये क्यों? तो देखिए क्या था कि N. माधवराव का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। N. माधवराव इसके मेंबर थे, है ना? तो N. माधवराव का तबीयत खराब हो गया। तो तबीयत खराब होने की वजह से N. माधवराव ने इस्तीफा दे दिया। तो इनके इस्तीफा देने के बाद मित्तर को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है? तो इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया तो शामिल कौन हुए? मित्तर। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं D.P. खेतान। D.P. खेतान, अगला व्यक्ति D.P. खेतान। ठीक है? D.P. खेतान के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए इनके साथ T.T. कृष्णामाचारी। T.T. कृष्णामाचारी। तो देखिए D.P. खेतान का डेथ हो गया था 1948 में। D.P. खेतान मर गए थे। तो जब ये मर गए तो जगह खाली हो गया। तो इनका जो जगह खाली हुआ उनके जगह पर आए थे T.T. कृष्णामाचारी। आई थिंक 6 लोग हो गए होंगे, हुआ ना? और एक अंबेडकर साहब साथ जो कि अध्यक्ष थे। ठीक है? तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब कुछ अन्य जो समितियां थी उसमें तो एक काम करिए, 2 कॉलम बनाइए, एक में लिखिए समिति और एक में लिखिए अध्यक्ष। समिति और अध्यक्ष। ठीक है? समिति और अध्यक्ष।
एक बात आप ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा से संबंधित यदि समितियों से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है ना, और उसमें कोई समिति है, उस समिति के नाम के आगे यूनियन लगा हुआ है या संघ लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि उस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, है ना। अगर कोई समिति है, उस समिति के आगे लिखा हुआ है संघ अथवा यूनियन, है ना, जैसे कि संघ शक्ति समिति लिख लेंगे, संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नेहरू। तो अध्यक्ष में लिख लीजिए नेहरू। इसके अलावा संघीय संविधान समिति, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? संघीय संविधान समिति अध्यक्ष हो जाएंगे नेहरू। राज्यों से समझौता करने वाली समिति, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? हाँ, नेहरू। क्योंकि हाँ, तब इसलिए 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 कह रहे हैं ना, इसके दिमाग लेना, मतलब दिमाग से काम लेना है, ठीक है। राज्यों से समझौता कौन करेगा जी? संघ ना करेगा। राज्यों से समझौता करने वाली समिति, तो राज्य से समझौता कौन करेगा? इसे फंसा सकता है। संघ संघ आप फॉर्मूला लेके जाइएगा याद करके, आद्य देगा राज्य लगा दीजिएगा पटेल साहब, तो मामला हो जाएगा गड़बड़। प्रांत का नाम आएगा तब पटेल साहब, राज्य में नहीं, ठीक है। राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन? पंडित नेहरू, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है, याद है ना जी? ठीक है, हमें क्या याद है? नमक रोटी याद है? ठीक है, हमें बीपीएससी पास कर जाएंगे तब संग ही जीवन बिताएंगे, ठीक है कि नहीं? तब ठीक है, ठीक रहेगा, समझ में आया? नहीं तो नून रोटी वाला मामला गबड़ा जीतो, गबड़ तो नहीं गबड़ तो है। नमक रोटी पर कोई साथे रहेगा जी? नहीं रहेगा। ये सब कहने सुनने वाला बात है। एक छठ पर्व को छोड़ दिया जाए तो शाम में कभी कोई सूर्य को अर्घ देता है जी? नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि पता है कि शाम में अब सूर्य हमें लाइट नहीं देगा। तो जिसका उपयोग नहीं उसका महत्व नहीं। इसका क्या मतलब है? कि अपने आप को हमेशा महत्व वाला बना के रखना है। तो महत्व अपने आप का बना कर रखिएगा तो आपका महत्व हमेशा रहेगा। आइडियोलॉजी पर दुनिया नहीं चलती है। दुनिया किस पे चलती है? प्रैक्टिकलिटी पर। आदर्शवाद का देन था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। और यह आदर्शवाद कौन फैला रहा था? अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुड्रो विल्सन। उसके आदर्शवाद ने सेकेंड वर्ल्ड वार करा दिया। कहानी दूसरी है, कभी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसलिए कहते हैं लाइफ हमेशा प्रैक्टिकलिटी में चलती है, आइडियोलॉजी में नहीं। क्योंकि आइडियोलॉजी तो किताबों की चीज है, वहां पे पढ़ लीजिए, रख दीजिए। वास्तविकता के धरातल पे ना काम करना है। साइंस के विद्यार्थी, आपको पता है कि भाई H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। H2O हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु बन के जल का निर्माण कराएंगे। ये तो सिद्धांत में पढ़ लिया ना। लैब में जब जाएंगे टेस्टिंग करेंगे तो ना मालूम चलेगा कि जल बन कैसे रहा है। तो हम लोग कहाँ? हम लोग लैब में हैं। हम लोग लैब में, दुनिया में हैं। यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, उसके रिजल्ट पॉजिटिव निगेटिव आ रहे हैं। तो क्या ये लैब है? किताब जो है वो क्या है? थियरी है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि थियरी प्रैक्टिकलिटी में फेल कर जाता है। तो अगर प्रैक्टिकलिटी के साथ थियरी को कनेक्ट करेंगे तो मामला क्या होगा? ठीक तरीके से बैठेगा। तो ये तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन है?
नेहरू जी, है ना। लेकिन इसके अलावे जो है, जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी है, प्रांतीय संविधान समिति या प्रांत शक्ति समिति, प्रोविंशियल पावर कमिटी, इसके चेयरमैन कौन होंगे? पटेल साहब। तो जिस कमिटी के नाम के आगे यदि यूनियन लग गया या संघ लग गया, उसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जिसके आगे प्रांत लग जाएगा, उसके अध्यक्ष हो जाएंगे पटेल साहब। तो लिख लेंगे प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी एंड प्रोविंशियल पावर कमिटी, प्रांतीय शक्ति समिति। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय शक्ति समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रोविंशियल पावर कमेटी, अध्यक्ष पटेल साहब। मौलिक अधिकार समिति पटेल साहब, ठीक है, मौलिक अधिकार भी पटेल साहब, फंडामेंटल राइट कमिटी। ओके, तो ये नहीं कि मतलब खाली संघ वाला प्रांत वाला फॉर्मूला याद कर लिया, पूछ दिया कुछ और है, वो फॉर्मूला फेल कर जाएगा। जनरली क्या होता है, एग्जाम में फॉर्मूले में फेल कर जाता है, जो फॉर्मूला लेके जाते हैं वो फॉर्मूले में फेल कर जाता है ना। तो फॉर्मूला से इतर भी चीजों को लेकर के जाना है, ठीक है। तो मूल अधिकार समिति पटेल साहब। ओके, नेक्स्ट अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक और जनजातीय समिति, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल कमिटीज, इसके भी चेयरमैन सरदार पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, बहुत बार पूछा गया है। कौन है इसके चेयरमैन? राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्या? एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, कार्य संचालन समिति, वर्किंग स्टीयरिंग कमिटी, कार्य संचालन समिति कौन? के एम मुंशी, के एम मुंशी। और संचालन समिति, स्टीयरिंग कमिटी, राजेंद्र प्रसाद। तो कार्य संचालन और संचालन अंतर ध्यान रखना है। कार्य संचालन के अध्यक्ष के एम मुंशी और संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, फ्लैग कमिटी, झंडा समिति, देखिए झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अगर केवल पूछ दे कि झंडा समिति तो जेबी कृपलानी। झंडा समिति, फ्लैग कमिटी, जेबी कृपलानी। प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स रेगुलेशन कमिटी, प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स रेगुलेशन कमिटी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कमिटियां हैं जिनको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से एक आध दो प्रश्न आपको बन जाते हैं या फिर मैच करने के लिए दे देता है, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखने हैं। समितियां तो और भी है, लेकिन इन महत्वपूर्ण समितियों को आपको केवल याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। क्या 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 मुंशी? हाँ, कार्य संचालन समिति।
किस प्रकार से काम हो रहा है, कितना प्रोडक्टिविटी, ये सब देखते थे। ठीक है, चलिए।